Hello students, welcome to BSc final year physical chemistry lecture series. In this lecture, we'll be discussing Bohr's atomic model. Now in the year 1913, Niels Bohr used quantum theory to explain the structure of atom, but for only one electron system. He used quantum theory, that is the idea of Max Planck and Niels Bohr, for describing structure of atom. Now this Bohr model is only applicable to one electron system. और इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या होगा? हाइड्रोजन. हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, हीलियम प्लस. लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, एंड सो ऑन. बेरिलियम 3 पॉजिटिव. तो बोर थ्योरी इन सब के लिए एप्लीकेबल है. और बोर थ्योरी हमने कहा कि यूजिंग क्वांटम थ्योरी, और वो 2 पोस्टुलेट्स पे बेस्ड है. इट्स बेस्ड ऑन 2 postulates. पहला, electrons revolve around nucleus. Electrons revolve around nucleus in stationary orbit. Stationary orbit का मतलब होगा वो orbit where there is no loss of energy. अब क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी न्यूक्लियस डिस्कवर हो चुका था, द फेमस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय गोल्डफॉयल, जिसमें ये कंसेप्ट निकल के आया कि एटम के अंदर स्मॉल स्पेस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एक जगह इकट्ठे बैठे हुए हैं. मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज लोकलाइज्ड विद इन दैट, और उसे नाम दिया गया न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस एटम के सेंटर पे है. वो जगह न्यूक्लियस वो जगह जहां न्यूट्रॉन प्रोटॉन इकट्ठा बैठे हुए हैं, दैट मींस दैट्स अ पॉजिटिव सेंटर्ड प्लेस, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं. बट रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन कहां पे है. नील बोर ने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में होगा जिस ऑर्बिट में देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. क्योंकि रदरफोर्ड का एक मॉडल का डिमेरिट ये था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल से अट्रैक्टेड है और वो मूव कर रहा है तो वो एक्सेलरेट होगा, और जब एक्सेलरेट होगा तो वो आपका एनर्जी लूज करेगा. इट विल फॉलो स्पाइरल पाथ, और एट द एंड वो इट विल फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस. बट ये मॉडल एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि हमें पता है कि एटम आपका स्टेबल है. तो नील बोर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वो ऑर्बिट जहां पे देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. अब फिजिक्स में हमें पता है कि लॉस ऑफ एनर्जी एक सर्कुलर मोशन में तभी होगा जब 2 फोर्स बैलेंस होंगे. कौन से 2 फोर्स? एक वो जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड, दैट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक वो फोर्स जो कि आपका टेंजेंशियल है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो अगर एक चार्ज पार्टिकल जिसकी मास m है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा आपका mv²/r. और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स. कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? k q1 q2/r². यहाँ q1 q2 चार्ज है, q1 चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस पे चार्ज इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन. जितने प्रोटॉन होंगे हर प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻19 कूलम. आप देखो ये सारे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बट डिफरेंट क्या है? इनका एटॉमिक नंबर. इन सब में प्रोटॉन अलग है, इलेक्ट्रॉन सबके पास 1 है,
बट इसमें प्रोटॉन 1 है, इसमें प्रोटॉन 2 है, इसमें प्रोटॉन 3, जितने प्रोटॉन है उतनी एटॉमिक नंबर, और हर प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी होता है, प्रोटॉन पे भी होता है, और इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं इन साइंस बाई साइन ई। तो अगर एटॉमिक नंबर Z है, उतनी ही प्रोटॉन है, चार्ज उस पे E है, तो न्यूक्लियस पे चार्ज ZE हो गया, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है। तो कोलंबिक फोर्स क्या हो जाएगा, K, Q1 हो गया ZE, और Q2 हो गया E, सो ZE इंटू E, ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, और ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। दैट्स वन इक्वेशन, जो जैसे ही आपने कहा स्टेशनरी ऑर्बिट, उससे ये इक्वेशन रिलेट हो गया। बट यहां पे उन्होंने क्वांटम थ्योरी क्या लगाया, उन्होंने कहा कि इन ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम होगी वो एक मिनिमम वैल्यू के मल्टीपल में होगी। तो उन्होंने सेकेंड पॉइंट ये कहा, द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ये पॉइंट कहते ही वो क्वांटम थ्योरी को यहां उन्होंने अटैच कर दिया कि एंगुलर मोमेंटम, अगर एक चार्ज पार्टिकल जिसकी मास m है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और ये सर्कल ऑफ रेडियस r, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगी mvr। वो एक मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या था आपका, h/2π, उसका इंटीग्रल मल्टीपल। तो वही ऑर्बिट अलाउड होगा जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, वेयर n कैन हैव वैल्यू, n की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 हो सकती है, वेयर n कैन हैव वैल्यू 1 2 3 सो ऑन। So the first orbit वो होगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम h/2π होगा। सेकेंड ऑर्बिट वो होगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम 2h/2π होगा। थर्ड ऑर्बिट वो होगा जहां एंगुलर मोमेंटम 3h/2π होगा। इसके अलावा बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये कंडीशन डाल करके उन्होंने ऑर्बिट फिक्स कर दिया। ऑर्बिट फिक्स करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स दूरी पे हो, है एक ही इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन या तो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, जब फर्स्ट ऑर्बिट में होगा उसे ग्राउंड स्टेट कहेंगे, और इन ऑर्बिट में अगर होगा सेकेंड या थर्ड में वही इलेक्ट्रॉन, तो आपका एक सैडल स्टेट कहलाएगा। दैट वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट। और इस पोस्टुलेट के बेसिस पे ही वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो डिराइव कर पाए, एंड दैट वाज रेडियस। कि ये दोनों इक्वेशन में आप देखो, दो ही अननोन है, आर एंड वी, रेडियस एंड वेलोसिटी, बाकी सारे नोन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन, किस ऑर्बिट की बात करें वो एन आपका स्पेसिफाइड है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इस वाले में भी वही मास नोन है आपका, वेलोसिटी रेडियस नहीं पता, के आपका कांस्टेंट पता है, जेड कौन सा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जेड पता है, ई पता है, आर और बी नहीं पता। दो इक्वेशन, दो अननोन, आप इनको यूज करके आप आसानी से यू कैन गेट द वैल्यू फॉर रेडियस। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट विल बी, डिराइव करने पे आता है हमारा 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। दैट्स फर्स्ट वन। और एक बार रेडियस आ गया, यू कैन गेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, एंड दैट इज 2.16 into 10⁶ z by n मीटर पर सेकेंड। इस पे दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं आपके कि हाउ रेडियस वेरी विद ऑर्बिट नंबर एंड हाउ रेडियस वेरी विद द एटॉमिक नंबर। तो एक ही वेरिएबल है आपका n कैन हैव वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन। यही n आगे चल करके आपका क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाता है आपका। बट यहाँ पे n पे ही सारी, n अगर पता है तो आपको सारी इंफॉर्मेशन पता है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में। तो एक ही क्वांटम नंबर काफी है सारा चीज एक्सप्लेन करने के लिए। और रेडियस वेलोसिटी से यू कैन कैलकुलेट थिंग्स लाइक, तो हमने क्या क्या इक्वेशन किया एक बार फिर से समराइज कर ले कि स्टेशनरी ऑर्बिट कहा आपने, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर आपने एक कंडीशन डाला, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, mvr इक्वल टू nh/2π। इनके डालने से आपका रेडियस आ गया 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, और वेलोसिटी आ गया आपका 2.16 into 10⁶ z by n मीटर पर सेकेंड। और रेडियस वेलोसिटी से यू कैन कैलकुलेट थिंग्स लाइक टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टाइम फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। टाइम पीरियड का डिस्टेंस टेबल अपॉन वेलोसिटी। तो आर और वी आपको पता है, आप आसानी से टाइम पीरियड निकाल लोगे। और टाइम पीरियड का
रेसिप्रोकल क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन विल बी 1 अपॉन टाइम पीरियड. ठीक है, सो 1 अपॉन टाइम पीरियड. सो आर एंड वी पता है आपको, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड पता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन पता है. ठीक है, सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड. सो एक तो ये निकल गया. दूसरा, सो फर्स्ट ये मेरिट कह लो कि मेरिट पहली बार जैसे ही आपने साइज, इससे पहले किसी ने भी साइज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया. तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन, इफ आई टेक हाइड्रोजन एज एग्जांपल, तो हाइड्रोजन के लिए Z क्या हो गया? 1. और जब आप फर्स्ट ऑर्बिट को, नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ऑर्बिट में रहना चाहेगा, अगर N1 लेते हैं तो रेडियस आता है आपका 0.529 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया कि हाइड्रोजन एटम में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.529 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द न्यूक्लियस विद द लोएस्ट एनर्जी. दूसरा इंफॉर्मेशन आता है एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब न्यूक्लियस के अराउंड आपके स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होगी? जो भी एनर्जी होगी वो एनर्जी सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगी. और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका क्या होगा? हाफ mv². और फिर इस इक्वेशन से mv² बाई आर इक्वल टू kZd² बाई r². तो अगर मैं एक r कैंसिल करूं तो mv² विल बी इक्वल टू kZd². तो हाफ mv² विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ kZd² बाई r. पोटेंशियल एनर्जी, एटम के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा. तो इस पॉइंट पे, मतलब एट डिस्टेंस r, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो वो आप डिफाइन कर दो फिजिक्स में, इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to bring unit charge from infinity to that particular point. So amount of work will be, इंटीग्रेशन करेंगे आप कहां से कहां? इन्फिनिटी टू पोजीशन r. और वर्क है तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कौन सा? तो कोलम्बिक फोर्स. तो कोलम्बिक फोर्स हो गया आपका kZ² अपॉन r² dr इन्फिनिटी टू r. एंड 1 अपॉन r² की इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 बाई r आएगा. एंड देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बी 0. सो दिस वैल्यू विल बी नथिंग बट माइनस kZ² अपॉन r. तो अब देखो, ये भी kZ² बाई r में है और ये भी kZ² बाई r. तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो टोटल एनर्जी आएगा. टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ kZ² बाई r प्लस पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज माइनस kZ² बाई r. So this value will be nothing but minus half kZ² by r. और इन तीनों से आपका रेशियो आ जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी is to kinetic energy is to total energy is equal to पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ आपका? माइनस kZ² by r. तो अगर मैं इसे -1 मानता हूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इसका हाफ विद द पॉजिटिव साइड, तो दैट इज 1/2. और टोटल एनर्जी अब देखो तो जस्ट अगेन इसका हाफ है विद द नेगेटिव साइन, और ये नेगेटिव साइन ही हमारा है. तो आपका ये -1 लिया तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी -1/2. ठीक है, और यू कैन से ऐसे कर लो, काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी ले, तो हाफ kZ² आप मानते हो कि ये 1 है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका -2 टाइम्स हो जाएगा आपका, एंड टोटल एनर्जी विल बी नथिंग बट -1. सेम वही चीज है. आप देखो, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये -2 is to 1 is to -1, सेम है. तो ये दो इंफॉर्मेशन. अब इसमें अगर मैं आर की वैल्यू डालता हूं तो फाइनल वैल्यू जो आता है वो आता है आपका -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट में आएगा आपको. सो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट वो आएगी आपकी वैल्यू -13.6 Z² बाई n².
तो अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूं एग्जांपल, if I take hydrogen as an example, तो फर्स्ट ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट ऑर्बिट में मींस n इक्वल टू 1 z1, तो आपका इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी -13.6। सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या हो जाएगी -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर, -13.6 अपॉन 4 ये हो जाएगा आपका -3.4। थर्ड ऑर्बिट -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर 9, दैट इज अराउंड -1.5, ऐसा कोई वैल्यू आया। तो आप देखो कि एक तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव आ रही है, तो कभी क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी। So answer is negative energy signify attraction. More is the negative energy, more is the attraction. So negative energy signify attraction. How strongly electron is binded to the nuclei. More is the negative energy, more strongly electron is binded to the nuclei. ठीक है? ओके, दूसरा आप देखिए डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, दैट विल बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड थर्ड के बीच में डिफरेंस क्या आएगा, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे करते जाओ, जब आप n इनफाइनाइट क्रॉसपॉन्ड करेगा, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अप्रोच जीरो। तो अगर अप्रोच जीरो मतलब देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल गया। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में नॉर्मली इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी -7.6 है, तो इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को जीरो करना, और जीरो करने के लिए आपको इसमें कितना ऐड करना होगा, +13.6, तो वो कहलाएगा आपका आयनाइजेशन एनर्जी। सो आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम का, फॉर हाइड्रोजन एटम वो वैल्यू आएगी आपकी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट ये एक एटम। तो अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट कराओ तो इट विल बी 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स पर एटम। और अगर आप इसको किलो जूल पर मोल में कराओ तो 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर आप इसे कन्वर्ट कराएंगे किलो जूल पर मोल, तो किलो जूल किलो के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और पर मोल करने के लिए आपको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यूनिट हो जाएगा आपका किलो जूल पर मोल एनएस एनर्जी। आप फाइनल वैल्यू याद रखना कि जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपका 1312 किलो जूल पर मोल। ये आपका है फॉर, दिस इज ऑल फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर हाइड्रोजन। पर जनरलाइज कर दूं फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए, इसे जीरो करने के लिए आपको n अगर 1 लेते हो फर्स्ट ऑर्बिट में और जीरो करना है, तो ऐड कितना करना पड़ेगा, so आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इन जनरल +13.6 z स्क्वायर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और 1312 इंटू z स्क्वायर ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल। सो दैट्स रिलेटेड टू एनर्जी। एक बार एनर्जी आ जाएगा आपका, बिकॉज नील बोर थ्योरी का मेरिट एक बहुत जबरदस्त माना जाता है कि नील बोर थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन, he was able to explain atomic spectra of hydrogen atom। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होगा, यहां पे इमिशन स्पेक्ट्रा, क्योंकि नील बोर थ्योरी 1913 में आया था, उससे पहले
एक्सपेरिमेंटलिस्ट लोगों ने ये देखा था कि अगर आप हाइड्रोजन एटम लेते हो, एक सैंपल लिया, उसमें आपने हाइड्रोजन एटम लिया, ये सारे हाइड्रोजन एटम से मान लो, ये सारे हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि हमें पता है कि 1 ग्राम भी अगर मैं हाइड्रोजन लूंगा ना, तो उसमें एटम कितने होंगे? 6.022 इन 10^23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो आप थोड़े से भी हाइड्रोजन लोगे तो उसमें इन द रेंज ऑफ 10^23 एटम्स होंगे। और ये देखा गया कि जब एक सोर्स ऑफ लाइट से इसे एक्सपोज किया गया, मतलब कोई सोर्स ऑफ लाइट है, उससे अगर ये एक्सपोज किया गया, तो लाइट, हमें पता है फ्रॉम द आइंस्टाइन थ्योरी, हमने कहा था कि लाइट छोटे छोटे पैकेट, लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, जिसे आपने फोटोन नाम दिया, तो उसकी एनर्जी आपने कहा था एच न्यू। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एच न्यू, फ्रीक्वेंसी वाला वेवलेंथ आपका लेमडा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन्स एक पर्टिकुलर सोर्स से निकलता जाएगा। सारे जो फोटॉन्स निकल रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी निकल रहा है। जब वो हाइड्रोजन एटम पे गिरते हैं आपके, तो क्या होता है कि उससे आपका लाइट एमिट होता है, उससे रेडिएशन एमिट होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू के अलावा अलग अलग फ्रीक्वेंसी भी होती है। न्यू डैश हो गया, न्यू डबल डैश हो गया, ठीक है, कोई अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले भी निकल रहे हैं, या अलग अलग वेवलेंथ कह सकते हो वाले निकल रहे हैं। ओरिजिनल वेवलेंथ के अलावा और भी वेवलेंथ के फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसका जस्टिफिकेशन नील बोर ने दिया अपने मॉडल को लेकर के। उन्होंने ये दिखाया कि अगर मैं एक एनर्जी स्केल पे अरेंज करूं कि भाई ये एनर्जी का स्केल है वाई एक्सिस पे, सबसे कम एनर्जी अगर मैं हाइड्रोजन लेके चलूं तो उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आपका सेकेंड ऑर्बिट था तो उसकी एनर्जी थी आपकी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट, उसकी एनर्जी आपकी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप एक चीज देख रहे हो कि फर्स्ट सेकंड के बीच में 10.2 के बीच में गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड थर्ड के बीच में गैप 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट, अगल बगल वाले ऑर्बिट्स के बीच में घटता जा रहा है, तो थर्ड फोर्थ के बीच में और भी कम हो जाएगा। और जब आप इंफिनिटी को रेंज करोगे, तो बगल वाले के बीच में ना के बराबर डिफरेंस होगा आपके, जब आप एन अप्रोच करोगे इंफिनिटी। तो उनका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्बिट में है, जो फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट है, एक वो फोटोन की वेवलेंथ ऐसी है जिसकी जो एनर्जी है, एनर्जी हमने कहा था वो hc/λ है। अब यहां पे आपका सेकेंड पोस्टुलेट आता है नील बोर थ्योरी का। सेकेंड पोस्टुलेट ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। नीचे से ऊपर जा सकता है, ऊपर से नीचे जा सकता है। लोअर टू हायर अगर जाते हैं तो कैसे जाएगा? बाय एब्जॉर्बिंग फोटोन, फोटोन एब्जॉर्ब करके। और ऊपर से नीचे अगर आते हैं, हायर टू लोअर, तो बाय एमिटिंग फोटोन, बाय एमिटिंग बाय एमिटिंग फोटोन। पर उसकी जो जो फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है, जो फोटोन एमिट हो रहा है, उसकी जो एनर्जी होगी वो दो ऑर्बिट के बीच की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी, जिस दो के बीच में हो रहा है। अगर फर्स्ट टू थर्ड में जा रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी डिफरेंस होगी, उतनी एनर्जी वाला फोटोन होगा आपका, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर कर सकते हो। अब जो डिफरेंस है, क्योंकि आपने एनर्जी का nth ऑर्बिट में फॉर्मूला दे दिया, मैं 13.6 ना लिखकर जनरलाइज कर दूं कांस्टेंट Z²/n²। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये आपका 13.6, जूल में है तो 13.6 इंटू 1.6 इंटू 19। तो ये एक ऑर्बिट के बीच का है। तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस विल बी नथिंग बट माइनस कांस्टेंट Z², 1/n² माइनस 1/n1²। ऑर्बिट जिसका ऑर्बिट नंबर n1 है,
N1 की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और दूसरा जो ऑर्बिट नंबर N2 है। जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, N2 का वैल्यू हर वक्त N1 से ज्यादा लेंगे, चाहे वो नीचे से ऊपर जाए, चाहे वो ऊपर से नीचे आए। ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस किसके बराबर है? फोटोन की एनर्जी के बराबर है। तो 1/λ, जिसको आप वेव नंबर भी कहेंगे, विल बी नथिंग बट माइनस कांस्टेंट अपॉन hc। तो माइनस कांस्टेंट अपॉन hc, अगर इसको h से डिवाइड करो तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है, रेडबर्ग कांस्टेंट, z स्क्वायर। अब ये माइनस को अगर मैं प्लस करूं तो ये पहले हो जाएगा n1 स्क्वायर, अगर माइनस में लाऊं तो n1 पहले हो जाएगा और n2 बाद। बट जो भी हो, इस फॉर्मूला में हर वक्त n2 का मान n1 से ज्यादा लेंगे। और ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। आप कैलकुलेशन के लिए, खास करके एमसीक्यूज के लिए, यू कैन टेक दिस अप्रोक्सीमेटली 10⁷, क्योंकि ये 1.1 के करीब 1 ले सकते हैं आप। तो 10⁷ Z123 के फॉर्म में, N1 N2 आपका 123 के फॉर्म में, एंड देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ वेव नंबर। तो ये किसका वेव नंबर है? फोटोन का। जब वो इलेक्ट्रॉन आपका एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो एब्जॉर्ब होगा, ऊपर से आ रहा है तो एमिट होगा। अब वो देखिए स्पेक्ट्रम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप ये मान लो वाई एक्सिस है जो कि एनर्जी है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे करते करते आपका इन्फिनिटी। अब आप एक फोटोन गिराए, वो फोटोन मान लो फोर्थ ऑर्बिट पे चला गया। अब फोर्थ ऑर्बिट पे अगर है हमारा कि अगर n ग्रेटर देन 1 है तो वो कहलाएगा आपका एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जो लाइफ टाइम होता है इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻8 सेकेंड, इतने देर में वो नीचे आता है। और अगर हमारा फोर्थ स्टेट में है तो फोर्थ से नीचे आने में एक एटम के अंदर पाथ हो सकता है 4 to 3 आए, 3 to 2 आए, 2 to 1 आए। तो यहां पे आपका एक फोटोन रिलीज होगा, यहां फोटोन रिलीज होगा, यहां फोटोन रिलीज होगा। ये जो फोटोन होगा इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा, ये जो फोटोन होगा इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा, और ये एनर्जी डिफरेंस इससे अलग है। तो ये सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के निकलेंगे। ये मान लो आपका 𝜇1 आ गया, ये 𝜇2 आ गया, ये 𝜇3 आ गया। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर गेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटॉन्स जब एक बार उसने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब तो वो ये वाला न्यू फ्रीक्वेंसी का किया, पर रिलीज देखिए अलग अलग कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा इससे इस पे आ सकता है, तो ये चौथा तरह करेगा। इससे इस वाले पे जब आया तो इससे ना करके यहां से आ जाए तो ये पांचवा तरह करेगा। और एक सीधे डायरेक्ट आ जाए तो वही है जो आपका इनिशियल वाला था, वो आपका न्यू वाला ही। तो आप देखो जब 1 से 4 पे गया तो 6 अलग तरह के फोटॉन्स इमिट किया। एक जनरल फॉर्मूला है, एमसीक्यूज में आता है, n इंटू एन माइनस 1/2, कि n अगर मैं यहाँ पे 4 लिया तो 4 इंटू 3/2, 12/2 6 आ गया। तो मैच कर रहा है कि कितने फोटॉन्स निकलेंगे अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट पे गया। वही अगर फिफ्थ पे जाता तो क्या होगा, 5 इंटू 4 20/2, 10 तरह के आपके फोटॉन्स इमिट होंगे। अब नील बोर ने फिर क्या किया, नील बोर ने इसे ग्रुप्स में अरेंज किया। उसे सीरीज का नाम दिया गया कि फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ऐसे फोर्थ ऑर्बिट, एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। उन्हें ग्रुप बना दिया कि एक ग्रुप में उसे रखा जो फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट में आपका सेकंड से आ सकते हैं, थर्ड से आ सकते हैं, फोर्थ से आ सकते हैं, इट कैन कम फ्रॉम इंफिनिटी। इसको नाम दिया गया लाइमन सीरीज। तो इस फॉर्मूला में जो भी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था, 1/λ इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। Z तो सिस्टम के अकॉर्डिंग फिक्स हो जाएगा। n1 हमने कहा छोटी वाली वैल्यू, तो देखो सारे 1 पे आ रहे हैं, तो यहां n1 आपका 1 हो गया। तो पहला सीरीज मैं ले रहा हूं लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के केस में आपका n1 हो जाएगा n1 आपका 1, and n2 can be 2, 3, 4,
टिल इंफिनिटी। इसको सारे को आपने कैटेगराइज कर लिया लाइमन सीरीज में। और जो लाइमन सीरीज में होंगे वो सारे आपके आएंगे यूवी रीजन में। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन में आते हैं आपके। ये हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब ये फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगा, तो सब पे मिला करके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे वो सारे क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट सीरीज आपको मिलेगा बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में होंगे जो 2 पे आ रहे हैं। 2 पे आपका 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है। इट कैन कम फ्रॉम इंफिनिटी। तो आपका n1 यहाँ 2 and n2 can have value 3, 4, 5 till infinity. Then third is your Paschen series, then bracket, then P fund. यहाँ पे n1 आपका 3, n2 can be 4, 5 till infinity. यहाँ n1 आपका 4, n2 can be 5, 6 till infinity. So on. जो बाल्मर सीरीज है आपका वो आएगा आपका विजिबल रीजन में, कलर्ड रीजन में, और बाकी सारे विल फॉल इनटू द IR रीजन। तो इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है। n1 डिसाइड होगा सीरीज के अकॉर्डिंग, n2 डिसाइड होगा जैसा क्वेश्चन होगा। जैसे थोड़ा टफ क्वेश्चन में अगर चले जाओ तो आप देखो विद इन लाइमन सीरीज 2 to 1, जितने भी ये लाइमन के सारे मेंबर्स, ये सारे लाइमन के मेंबर है, तो 2 to 1 विल कॉरस्पॉन्ड टू सबसे कम एनर्जी वाला ट्रांजिशन डेल्टा ई मिनिमम। डेल्टा ई मिनिमम मतलब hc बाय लैम्डा, लैम्डा विल बी मैक्सिमम। तो अगर लाइमन सीरीज में कहते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ वाला ट्रांजिशन बताओ, तो मैक्सिमम वेवलेंथ वाला ट्रांजिशन क्या होगा? 2 to 1 ट्रांजिशन, जहां पे n2 की वैल्यू 2 लेंगे, n1 की वैल्यू 1 लेंगे। तो n2 n1 ही डिसाइड करना होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। z तो सिस्टम के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो, हाइड्रोजन है तो z1, हीलियम प्लस है z2, तो वही अगर आपसे कहता कि विद इन लाइमन सीरीज लैम्डा मिनिमम बताओ, तो लैम्डा मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम कौन सा होगा? इन्फिनिटी टू 1, मींस दैट ट्रांजिशन विल बी नथिंग बट इन्फिनिटी टू 1, मींस n2 का मान इन्फिनिटी और n1 का मान 1। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर विल बी नथिंग बट 0, तो ये 0 हो जाएगा। n1 1 लेंगे, RH आपका 10 की पावर 7 है, Z 1 2 3 4 जो भी होगा, यू कैन इजीली कैलकुलेट लेंगे। क्लियर? वैसे बाल्मर सीरीज में n1 2 और n2 के वैल्यू आप 3 लोगे, 4 लोगे, इन्फिनिटी लोगे, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे। ठीक है? पर तो देखा आपने कि 3 मेरिट नील बोर थ्योरी क्या है। 3 कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेरिट है? एक तो साइज बेस्ड इंफॉर्मेशन दिया उन्होंने, पहला। दूसरा, एनर्जी के बारे में आइडिया दिया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। और तीसरा, एनर्जी डिफरेंस को लेकर के उन्होंने स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर दिया। तो ये मेरिट्स है नील बोर थ्योरी के, ये मेरिट्स हैं, ये तीन पॉइंट्स पे। पर ऐसा नहीं है कि मेरिट्स ही सिर्फ है आपके, इसके डिमेरिट्स भी। और डिमेरिट्स में प्रोमिनेंट डिमेरिट्स कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन में आता है। डिमेरिट्स ऑफ नील्स बोर थ्योरी। पहला, इट्स ओनली एप्लीकेबल to one electron system but fails for multi-electron system. सेकेंड, मतलब सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के लिए काम करता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, वहां पे ये थ्योरी काम नहीं करेगी। सेकेंड, इट वायलेट्स डी ब्रॉगली hypothesis. We'll do that in detail. Second, Heisenberg uncertainty principle. तीसरा, cannot explain, ये एमसीक्यू क्वेश्चन खूब आता है। ए, ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है कि ये जो देख रहे हो कि ऊपर से नीचे आने पे एक पर्टिकुलर, अब जैसे 2 to 1 आएगा तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला फोटोन निकलेगा,
3 to 1 आएगा तो अलग वेवलेंथ और निकलेगा, 3 to 2 आएगा एक अलग वेवलेंथ और निकलेगा। तो कौन कौन से वेवलेंथ वाले फोटॉन्स इमिट होंगे अगर मैं उसको एक स्केल पे अरेंज करूं, ये वेवलेंथ है तो इस वाले वेवलेंथ का फोटोन निकला, इस वाले वेवलेंथ का फोटोन निकला, तो ये कहलाएगा आपका लाइन स्पेक्ट्रम। अब अगर सेम एक्सपेरिमेंट को आप एक मैग्नेटिक फील्ड में करो कि आपने एपरेटस रखा, उसमें हाइड्रोजन एटम है, फोटोन गिरा रहे हो, तो ये स्पेक्ट्रम आ रहा है। अब अगर सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप देखो जो ओरिजिनल लाइंस थे विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में बहुत सारे लाइंस पे स्प्लिट हो जाते हैं। यहाँ पे एक लाइन था, वहां पे बहुत सारे लाइंस आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? नील बोर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये जीमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसे कहेंगे जीमैन इफेक्ट। व्हाट इज जीमैन इफेक्ट? जीमैन इफेक्ट इज स्प्लिटिंग ऑफ spectral lines in external magnetic field। और दूसरा स्टार्क इफेक्ट। what is stark effect? That is splitting of spectral lines in external electric field। ठीक है, तो ये मेन है, और भी है बट ये 3 मेन है जो क्वेश्चंस मैक्सिमम इन पे आपको मिलेंगे।